तो शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। शिक्षक दिवस पर सीएम की सौगात, 1.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा लाभ। शिक्षा ही समाज एवं राष्ट्र की प्रगति का आधार है और शिक्षक ही इस आधार के सच्चे शिल्पी है। शिक्षक भविष्य और शिक्षा की नींव है। शिक्षक किसी भी व्यक्ति के भविष्य के निर्माण खंड होते हैं। वे छोटी उम्र से ही बच्चों में सीखने की जिज्ञासा जगाते हैं, क्योंकि छात्र किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और छात्रों को एक शिक्षक की आवश्यकता होती है जो उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने का तरीका सिखाए और उन्हें अपना करियर चुनने में मदद करे। एक शिक्षक हमें किताबों से अलग जीवन में सकारात्मक सोच रखने व एक अच्छा इंसान बनने का भी प्रयास करते हैं। अच्छा शिक्षक, आज शिक्षक दिवस है, लेकिन केवल एक दिन के कालखंड में शिक्षकों के सम्मान को बांधा नहीं जा सकता है। एक शिक्षक हमेशा ही मान सम्मान का हकदार होता है। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ श्रेणी क्रमोन्नत वेतनमान लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 55 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में शाला गणवेश की 330 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य के बीच भरोसे का उदाहरण देते हुए प्रभु श्री राम और विश्वामित्र के बातों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री कृष्ण और उनके गुरु सांदीपनी की बातों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि आज के आधुनिक दौर में मशीनें तो बहुत अच्छी बनाई जा सकती हैं, लेकिन संस्कार गुरु ही देते हैं। उन्होंने कहा है कि हजारों वर्ष पुरानी परंपरा में विश्व गुरु भारत ने सदैव जियो और जीने दो का संदेश दिया है। रोबोट और एआई के इस आधुनिक काल में भी मानवता की शिक्षा और संस्कार केवल गुरु दे सकते हैं। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। शिक्षक दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस आयोजन में आज महामहिम मंगूभाई पटेल, माननीय शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास संधानी जी, हमारी बहन माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, श्री मंत्री विश्वास सारंग जी सहित हम सब आज इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और 14 राज्य के हमारे चयनित शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। 2 राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों को भी आज हमने पुनः सम्मानित करके, ये राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग का गौरव की बात है। इसी अवसर पर हमारी सभी प्रकार की योजनाओं पे और बाकी चीज़ों के आधार पर सरकार के माध्यम से पिछले बोर्ड के समय हमारा जो रिजल्ट आया है, पिछले 15 साल में सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट रहा है स्कूल शिक्षा का, जो 10th बोर्ड में भी 12th बोर्ड में भी। और जिस प्रकार से सरकारी व्यवस्थाओं पर जनता का, समाज का, विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। शिक्षा विभाग अपनी उस उत्कृष्टता को कायम रख रहा है। एक घोषणा हमारे द्वारा और आज की गई है, शैक्षणिक संवर्ग सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नत योजना प्रभावशील होने से चतुर्थ समयमान वेतनमान के लाभ के समरूप चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाना है, जिसमें लगभग 1,50,000 से ज़्यादा शिक्षक लाभान्वित होंगे। 2025-26 में ही राज्य सरकार को इसके माध्यम से 117 करोड़ की राशि का वित्तीय भार आएगा। लेकिन हमने राज्य के शैक्षणिक जगत की भलाई के लिए, हमारे शिक्षकों के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोत्साहन स्वरूप हम अपने शिक्षकों के साथ सरकार खड़ी है और उनके हक का पैसा उनको हम देने की घोषणा करते हैं। मेरी अपनी ओर से सभी सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की अग्रिम बधाई दे रहा हूं। बहुत जल्दी कैबिनेट में ला करके विधिवत रूप से उनके हाथ में ये पैसा पहुंचेगा।
हमारी सरकार प्रतिबद्ध है ऐसे सारे निर्णय लेने के लिए जिनके आधार पर हम सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम करते जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आज के इस अवसर पर लगभग 55 लाख स्कूली विद्यार्थियों को 330 करोड़ की लागत से हमने गणवेश भी दिया है। ये हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के समक्ष की गई उस घोषणा का भी परिणाम है कि हमने अपनी सारी योजनाओं को समान रूप से समय पर देते हुए हमारे उस प्रतिबद्धता के आधार पर कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के उस मूल मंत्र को लेकर चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से 55 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये गणवेश का सीधा पैसा उनको दे करके वो अपनी मर्जी की दुकान से, मर्जी के कपड़े से अपना गणवेश पहने, लेकिन बच्चे गणवेश पहनकर आए इस अपेक्षा के साथ। पुनः बच्चों सहित सभी को बधाई। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को ये बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वेतनमान बढ़ाने की घोषणा कर दी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखेंगे मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ शिक्षाविद चेतन जैन जी भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत चेतन जैन जी आपसे करूंगा। हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम शिक्षकों के उत्थान की बात करते हैं, शिक्षकों को हम सौगातें भी दे रहे हैं। समय समय पर मध्य प्रदेश की सरकार चाहे छात्र हों उनका भी संबल बढ़ाती है, तो शिक्षकों का भी संबल बढ़ाती है। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षकों को लेकर एक घोषणा भी कर दी है। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा नीति है या पूरे देश की जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति भी आई है, वास्तविकता में उसमें अभी और क्या संशोधन की जरूरत लगती है ताकि जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उनका हित हो सके? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये बहुत सराहनीय कदम है कि हम समाज में शिक्षकों को वो सम्मान फिर से दे पाए जिसका वो हक रखते हैं। और यदि तंत्र इस तरह की कोशिशें करता है तो एक तो शिक्षकों का उत्साह बढ़ता है, दूसरा ये होता है जैसे गणवेश की हमने बात की, तो क्या होता है कि बजट के अंदर जो शिक्षा के ऊपर आवंटन है उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। और ये इस तरह की पहल जो है सभी को उत्साहित करती है कि ठीक है भाई, जो शिक्षा में अलग अलग तरह से कोशिशों की जरूरत है उस पर शासन धन खर्च करे, क्योंकि जब जितना बेहतर हम व्यवस्था दे पाएंगे, शिक्षकों को सम्मानित करेंगे, बच्चों को सुविधाएं देंगे, और तो ये बहुत मदद करता है, ओवरऑल मदद करता है, एक साहस बढ़ाता ही है। दूसरा ये है कि इसके साथ और भी अनछुए बिंदु जो हैं, जैसे शिक्षकों का प्रशिक्षण, ठीक है ना, इस शासकीय स्कूलों की जो स्थिति है उसको और कैसे बेहतर किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से जब हम कोशिशें करेंगे, समाज आगे आएगा, शासन आगे आएगा, तो इस तरह की बाकी की भी अन्य विषयों पर धीरे धीरे हमारा ध्यान जाएगा। एक जो शिक्षक होता है वो किसी भी छात्र को गढ़ता है, उसको बनाता है, उसके जीवन में क्या कुछ कठिनाइयां आएंगी, उससे कैसे सामना करना है, आने वाले भविष्य में वो क्या बेहतर कर सकता है, ये तमाम सारी शिक्षा उसको एक शिक्षक ही देता है। और कहते हैं कि अगर एक अच्छा और असली अच्छा शिक्षक किसी छात्र पर अपनी कृपा कर दे, उसको अपनी शिक्षा से अभिभूत कर दे, तो उसका जीवन बड़ा स्वर्णिम हो जाता है, बड़ा भविष्य उसका बड़ा सकारात्मक होता है। लेकिन हम कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं कि स्कूलों में कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग उन्हें दे दिया है तो वो उसमें लिखने में भी समर्थ नहीं होते हैं, उनको कोई कार्य करने के लिए दे दिया है तो वो कार्य भी ढंग से नहीं कर पाते। इसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? इसके लिए मैंने आपको जो कहा ना, शिक्षा प्रशिक्षण व्यवस्था जो है ना, और वो केवल शासन के करने से नहीं होगा। शिक्षा समाज का विषय है, शासन का केवल अकेला शासन उसको नहीं कर सकता। तो जैसे एकलव्य फाउंडेशन जैसी संस्थाएं जो है, जो लगातार शिक्षण प्रशिक्षण जैसे इसमें व्यस्त रहती हैं, उसके पीछे ही ये समझ है कि समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग समाज में काम करने वाली संस्थाएं शासन के साथ मिलकर शिक्षक को गढ़े, शिक्षक को सहयोग करे। जैसे एक कक्षा है, आपके 50 बच्चे आपने उसमें शिक्षक को दे दिए, ये सुनने में बहुत सरल लगता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। आप और हम अपने परिवारों में जानते हैं कि हमारे बच्चों को हम संभालने में कितने मुश्किलें हमें आती हैं। तो शिक्षक का सहयोग करना, उसे सहयोग के लिए वो तंत्र उपलब्ध कराना, उसका प्रशिक्षण करना, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है कि आपने कहा कि कई बार ऐसे शिक्षक होते हैं जो उतने समर्थ नहीं होते, तो मेरा ये मानना है कि आमतौर पर ये अपवाद है, ठीक है ना, ये अपवाद होते हैं कि शिक्षक लेकिन सीख जाता है। शिक्षक भी एक इंसान ही है, आपकी और हमारी तरह, और वो भी लगातार कोशिश करता है। जैसे धीरे धीरे हम विकसित होते हैं अपने कार्य क्षेत्रों में, तो शिक्षक भी विकसित होता है।
ठीक है। तो उस सबके साथ के मिलकर करने से ये हो जाएगा धीरे धीरे। और एकलव्य फाउंडेशन तो पिछले 40 सालों से यही कर रहा है। ठीक है। HSTP होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम जैसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम, इस तरह के सालों साल एकलव्य फाउंडेशन ने शिक्षण प्रशिक्षण के लिए काम किया हुआ है जी। ठीक है शिवम जी, हम 2025 में आ गए हैं, 2026 आने वाली है। नई शिक्षा नीति को लेकर लगातार बातें होती है, उस पर काम किया जाता है। नई शिक्षा नीति को बड़ा अच्छा बताया जा रहा है, हालांकि उसके हमें कुछ परिणाम भी देखने को मिलते हैं, सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में अभी भी जो शिक्षा की स्थिति है वो, अगर हम सुदूर क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ के जो लोग हैं अभी भी शिक्षा से वंचित नजर आते हैं। तो क्या वजह है कि अभी भी लोगों का जो झुकाव है सुदूर क्षेत्रों में वो शिक्षा की तरफ नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से क्या किया जाना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारी सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए प्रयासरत रही है। आज जो शिक्षकों को चौथा वेतनमान देने का निर्णय हो, अतिथि विद्वानों की 5 तारीख को सैलरी का टाइमलाइन करना हो, ये तमाम चीजें हमारी सरकार की जो नीति में एक रूपता है। सरकार से हमारी सरकार लगातार मध्य प्रदेश के तमाम शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के पुण्य स्थान दे रही है। ये तमाम चीजें हमारी सरकार की संकल्पना को प्रदर्शित करते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी जो लगातार ऐसी निकृष्ट मानसिकता के साथ राजनीति करती है, मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था में कर्मी कल्चर लाने का श्रेय हो अथवा इस प्रकार की अन्य चीजें करने का, इसके पीछे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसको जवाब देना होगा, कांग्रेस पार्टी की ये जवाबदेही बनती है। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे उसका जवाब चाह रहा हूं। हम जब भी बात करते हैं कांग्रेस को लेकर, प्रदेश में हमारी सरकार लंबे समय से, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा को लेकर बेहतर काम किए गए। कई सारी नीतियां चलाई जा रही है, छात्रों के हित में काम किए जा रहे हैं, शिक्षकों को लेकर भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरा छोटा सा सवाल यही था कि सुदूर क्षेत्रों में जब हम पहुंचते हैं, वहां पर शिक्षा का स्तर लगातार जो है वो उस लेवल पर जहां पर पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस लिहाज से क्या हमें जागरूकता अभियान ज्यादा से ज्यादा चलाने की जरूरत है? क्या वहां हमें ऐसे संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए? क्या मतलब हम उस पर क्या कर सकते हैं ताकि वहां के जो बच्चे हैं वो भी ये कहें कि नहीं, हमें स्कूल जाना है और हम भी चाहते हैं कि हम भी शिक्षित हो, वो एक दिल से आवाज निकले उनकी शिक्षा के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, हमारी सरकार आने के पश्चात जो ड्रॉप आउट रेशियो सेकेंडरी एजुकेशन तक आते आते लगभग 35% के आसपास हुआ करता था, वो आज घट करके 7% के आसपास रह गया है। शिक्षा का रिजल्ट प्रत्येक वर्ष के साथ, शैक्षणिक सत्र के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा वो ये है कि हमारी सरकार ने देखा कि कई जगह पे विद्यालयों की उपलब्धता या अन्यत्र कारणों से कई बार शिक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रसार में कठिनाई आती थी, क्योंकि हर जगह पे शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था कर पाना उस स्तर पर संभव नहीं हो पाता था। तो उस स्थिति में फिर हमने एक ये परिवर्तन लाया है कि अब पीएम राइज और सांदीपनी जैसे विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को एक फिक्स टेरिटरी के अंदर हमने स्थापित कर दिया है, जिसके माध्यम से कम विकास खंड स्तर पे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाती है। जो लोग भी उसके लिए पात्र होते हैं, जिनके भीतर भी आकांक्षा और उत्कंठा होती है, तो उस दृष्टिकोण के साथ लगातार हमारी सरकार सफलता के आयामों को स्थापित कर पाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चेतन जैन जी, पहले के हम शिक्षक देखते थे तो शिक्षकों के पास एक लाठी हुआ करती थी, एक छड़ी हुआ करती थी, और कहते थे कि ये जो छड़ी है ये अनुशासन की छड़ी है, ये जिस बच्चे को पड़ी है वो बड़ा ही, उसका जो जीवन रहा है वो सुखमय व्यतीत होगा, उसका भविष्य बड़ा अच्छा बनेगा। लेकिन अब शिक्षकों से वो उनकी छड़ी छीन ली गई है, तो इस छड़ी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बहुत ही व्यक्तिगत उदाहरण से बताऊंगा कि जैसे आप और हमने भी जो शिक्षा हासिल की है ना, छड़ी उसमें मदद नहीं करती। छड़ी एक भ्रामक अवधारणा है और उससे डर पैदा होता है। और सीखने की जो अवधारणा है, सीखने की जो वैज्ञानिक अवधारणा है, वो ये बताती है कि सीखना तब संभव होगा जब बच्चे के अंदर सीखने के प्रति ललक हम पैदा कर पाए। किसी भी तरह का डर, छड़ी, डांट, किसी भी तरह का डर सीखने की प्रवृत्ति को कमजोर करता है, आगे नहीं ले जाता। तो ये एक गलत अवधारणा है, और ये धीरे धीरे, चूंकि अब शिक्षा में वैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रवेश बहुत तेजी से हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कि भारत शासन भी लगातार ये कोशिश करता है कि इस तरह के मामलों को सख्ती से निपटा जाए कि बच्चों के साथ किसी भी तरह की मारपीट और डांट डपट ये बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसकी। और ये गलत है, बहुत गलत है ये बात।
ये बच्चे के अंदर वो डर बैठा देता है, शिक्षक के प्रति भी डर बैठाता है और सीखने के प्रति भी डर बैठा देता है। तो ये एक भ्रामक अवधारणा है, इसका बिल्कुल वो होना चाहिए, इसको पीछे किया जाना चाहिए और हो रहा है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जब भी हमें ऐसी खबरें मिलती हैं कि टीचर ने बच्चे को मारा और बच्चा कहीं हर्ट हो गया, उसको लग गया, कुछ हो गया, तो शासन भी अब उसके लिए उस शिक्षक पे सख्ती करता है। नहीं, ये आपने जो बात कही ना, ये बड़ी अच्छी बात कही कि किसी भी प्रकार से मार के या डांट डपट करके हम वो शिक्षा तक किसी को नहीं पहुंचा सकते। लेकिन मेरा पूछने का सिर्फ ये मंशा थी मेरी कि किसी को, बच्चे को मार दिया जाए, ये तो अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा नहीं भी करना चाहिए, उसका मनोबल गिर जाता है पूरा। लेकिन एक हल्का जो एक डर होता है ना, जो माता पिता डांट डपट के अपने बच्चे से कहते हैं, तो उनकी डांट में बड़ा प्रेम छिपा होता है। कई बार शिक्षक सिर्फ छड़ी दिखाते थे तो वो मारते कभी नहीं थे अपने बच्चों को, सिर्फ ये कहते थे कि पढ़ के आइएगा। तो उसमें क्या है, वो एक तरह की हिंसा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसको जितेंद्र जी कि आप इसको थोड़ा सा और गहराई से देखेंगे ना, तो वो किसी भी तरह की हिंसा जो है ना, अनुशासन नहीं लाएगी। और अनुशासन, डांट के लाया हुआ अनुशासन और स्व अनुशासन, टीचर के प्रति, यानी कि बच्चे का मार्गदर्शन करना ज्यादा जरूरी है, उसको समझा करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी है। हम उसको जितना समझाएंगे, हम उसको जितना बताएंगे, जितना उसको जो वास्तविक चीजें घट रही है, या शिक्षा पद्धति है, या हमारी किताबों में जो लिखी हुई चीजें हैं, या जीवन में जीने वाली जो चीजें हैं, अगर उनसे हम सीधा उसको रूबरू कराएंगे तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होंगी। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमेशा कारगर होगी। और हम भी खुद भी अपने जीवन में देखते हैं ना, जैसे मेरा अनुभव है, मैं दूसरी कक्षा में था और एक टीचर थे, और जब मैं कोई सवाल हल नहीं कर पाता था तो वो मुझे खड़ा करते थे और मैं कांपने लगता था डर से। फिर वो मुझे पास बुलाते थे और अपनी बाहों में भर लेते थे। वो स्पर्श जो है ना, उसने मुझे पूरा बदल दिया। उनके उस प्यार ने मुझे बदल दिया, और मैं ये मानता हूँ कि मैंने एक बेहतरीन शिक्षा हासिल की है, और जिसे मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ और खुद को अनुशासित महसूस करता हूँ। ठीक है, ठीक है शिवम जी, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है छात्रों के हित के लिए, शिक्षकों के हित के लिए, लेकिन जो संबल मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से समय समय पर दिया जाता है, अभी शिक्षकों के लिए एक बड़ी घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दी है। हम सभी ने देखा है कि शिक्षक उससे निश्चित तौर पर अभिभूत होंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा, उनके भविष्य के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं शिक्षा को लेकर, हम बात करते हैं शिक्षकों को लेकर, हम बात करते हैं छात्रों को लेकर, हम बात करते हैं छात्रों के भविष्य को लेकर, लेकिन उस दौरान हम कई तस्वीर ऐसे भी देखते हैं कि जिन स्कूलों में छात्र पढ़ने जाते हैं, जहां शिक्षक को पढ़ाने पहुंचना है, हालांकि सांदीपनी विद्यालय बनाए जा रहे हैं, भवनों पर निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी आती है कि पानी टपक रहा है, वहां की जो विद्यालयों की हालत है वो अभी भी सही नहीं हो पाई है। शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में जो रास्ते हैं उनसे बड़ा परेशान होकर के, कठिनाइयों से गुजर करके स्कूल पहुंचना पड़ता है। को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने अधोसंरचना की दिशा में लगातार प्रयास किया है, चाहे सड़कों का निर्माण हो या एक प्रॉक्सिमिटी पे स्कूल्स का निर्माण हो। इस दिशा में सरकार ने जो प्रयास किए थे वो अब परिभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। दिग्विजय सिंह के समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति, अभी क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं को भी पास करने पर छात्रों को कहीं न कहीं जो पूरी एजुकेशन का है वो सरकार की ओर से प्रोवाइड किया जा सकता है। इवन प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन ले रहे हो और आपके एक तय मानकों के अनुरूप अंक हैं, आप मेधावी हो, तो आपको वो व्यवस्था सरकार उपलब्ध कराती है। तो ये तो हमारी सरकार ने इसमें तमाम चीजों को प्रदर्शित किया है कि किस स्तर पर सरकार का कमिटमेंट है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। तो कांग्रेस के जो आरोप हैं जमीन पर टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, कांग्रेस के आरोप जमीन पर टिक नहीं पाते, ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसको मानते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। आपने कागजों की बात की दी, आपने आंकड़ों की बात बता दी, आपने ये भी कह दिया है कि लगातार अधोसंरचना को लेकर काम किया जा रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार उनमें काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जब इस तरह की जो तस्वीरें हमारे बीच आती है तो कहीं ना कहीं फिर वो हमें सोचने को मजबूर तो करती है। शिवम जी, जी आप प्रश्न दोहरा दीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि ये जो पूरे को लेकर आपने भी जवाब दिया है, आपने बात रखी है अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि जो वास्तविक स्थिति पर हम बात करते हैं जब, और उसके बाद भी जब हम तस्वीर ऐसी देखती है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो बनता है ना। देखिए विकास को हमेशा तुलनात्मक ढंग से देखना चाहिए। हमने शुरू कहाँ से किया और हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह नहीं करी कि हम 100% सफलता को हासिल कर पाए, लेकिन उस दिशा में हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं और हम प्रत्येक बीतते दिन के साथ मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जो कुप्रबंधन था, जो एक कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, शिक्षकों का अभाव था, उन तमाम चीजों को लगातार रिजोल्यूशन की दिशा में हम लेकर के आगे गए हैं और मध्य प्रदेश की जन भावना भी हमारे साथ है। उनके सहयोग से लगातार इस दिशा में सरकार सफलता को हासिल कर रही है। ठीक है, चेतन जैन जी, शिक्षा को लेकर जब भी बात की जाती है, शिक्षा का मकसद ही यही है कि लोग शिक्षित हो जाएं। जब शिक्षित होंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एक शिक्षित व्यक्ति ही किसी भी प्रदेश या देश के भविष्य के लिए कारगर सिद्ध होता है, उसके भविष्य की वो नींव होता है। तो शिक्षा बड़ी ज़रूरी है और शिक्षा में कई बार कई ऐसी चीज़ें एड ऑन भी की जाती है, कई बार कई चीज़ों को शिक्षा में रख करके नए नवाचार भी किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ नवाचार जो शिक्षा में अभी जिनकी करने की ज़रूरत है। देखिए, एक नवाचार है जिसके लिए एकलव्य फाउंडेशन बहुत कोशिश करता रहा है पिछले 40 सालों में, और वो नवाचार है जिसे अब आप एनईपी में आजकल देख रहे हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक ऐसी लर्निंग सिस्टम हो जिसमें बच्चा, छात्र जो है, विद्यार्थी जो है, वो प्रक्रियाओं को करके सीखे। अभी क्या होता है कि शिक्षक चौक से पढ़ा रहा है, चौक एंड टॉक का जो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें टीचर लगातार बोर्ड पर लिखवा रहा है, बोल रहा है और बच्चे लिख रहे हैं और याद कर रहे हैं। रोट लर्निंग मैकेनिज्म जो है, रोट लर्निंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि वो व्यवस्था बच्चे की समझ का हिस्सा नहीं बनती उसमें शिक्षा। उसके लिए बच्चा जब प्रयोग करे, जैसे आप सपोज मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं बच्चे को, चुंबकत्व तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि चुंबक के गुण क्या है, लिख लीजिए, लेकिन क्या उस बच्चे ने उससे उसके अंदर वो समझ विकसित हुई क्या चुंबक की? या जब आप हवा पढ़ा रहे हैं, आप फिजिक्स का कोई और मेथड पढ़ा रहे हैं, कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे के अंदर, जैसे आप साइकिल में जो हवा भरते हैं, तो अगर हम आज किसी वयस्क व्यक्ति से भी पूछेंगे कि हवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो वो पता नहीं लगेगा उसको। ठीक है ना? तो एकलव्य फाउंडेशन जैसी संस्थाएं हैं जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करती हैं कि बच्चे के अंदर प्रश्न पैदा हो और फिर हम उस प्रश्न का समाधान बच्चे के साथ मिलकर खोजें, तो वो फिर उसके जीवन का हिस्सा बनता है। यानी कि पहले तो उसको जिज्ञासु बनाया जाए, उसको उसमें ये जिज्ञासा हो कि हमें अपने प्रश्नों का हल चाहिए है। और दूसरी बात ये कि जहां हम थ्योरी की बात भी करते हैं तो हमें प्रैक्टिकली भी बात करनी चाहिए। प्रैक्टिकल की बात पहले होगी कि जैसे बच्चे को हमने चुंबक दे दी कक्षा में, सारे बच्चों को एक एक चुंबक बांट दिया अपन ने। अब बच्चे उस चुंबक को देख रहे हैं, वो एक दूसरे को चिपका के देख रहे हैं, तो प्रश्न क्या पैदा होगा कि ये चुंबक चिपकती क्यों है आपस में? तो फिर आपको बच्चे को थ्योरी नहीं समझानी पड़ेगी। बच्चे का जब आप सवाल देंगे, चुंबक का एक हिस्सा आकर्षित करता है और एक हिस्सा विकर्षित करता है, दो पोल होते हैं ना चुंबक में, तो बच्चा फिर टीचर से पूछेगा कि सर ये चिपक क्यों रहा है, इधर से ये अलग क्यों हो रहा है, और फिर आप जब उसे थ्योरी पढ़ाएंगे तो वो फिर उसके जीवन का हिस्सा बने। ठीक है। तो एनईपी जो है अभी, ये एकलव्य ने एनसीईआरटी में जब 2005 का जो ये बना था, 2005 में एनसीईआरटी ने पूरा एक नया वो बनाया था एजुकेशन पॉलिसी, उसमें एकलव्य ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। तो उसमें हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात लगातार की। ठीक है, समय की सीमा है, इस चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवम शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद और चेतन जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के शिक्षकों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है, उनके वेतनमान में वृद्धि की घोषणा की गई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।